नमस्कार दोस्तों। इंडिया स्पीक्स डेली के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। आज के एपिसोड में हम राजीव मल्होत्रा जी की पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया के बारे में बातचीत करेंगे। और दोस्तों, ये पूरी सीरीज होगी जिसमें राजीव मल्होत्रा की जो ब्रेकिंग इंडिया पुस्तक है उसके दोनों भागों के ऊपर चर्चा होगी। आज ब्रेकिंग इंडिया पार्ट 1 के बारे में मैं बात करूंगी आपसे, और इसके जो मूल विचार है, इसमें जो मूल तर्क है, पूरी पुस्तक का सार मैं आप तक पहुंचाने की, आपको समझाने की कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। जैसा कि मैंने कहा, ब्रेकिंग इंडिया के 2 भाग हैं और हम ब्रेकिंग इंडिया के पहले भाग पर आज चर्चा करेंगे। ब्रेकिंग इंडिया, वेस्टर्न इंटरवेंशंस इन द्रविडियन एंड दलित फॉल्ट लाइन्स। तो ये ब्रेकिंग इंडिया पुस्तक का पहला भाग राजीव मल्होत्रा जी ने 2011 में लिखा था, और अभी हाल ही में इस पुस्तक का दूसरा भाग स्नेक्स इन द गेंजीज करके आया है, जिसका आपने शायद नाम भी सुना होगा, और ये काफी चर्चा में है। तो तमाम यूट्यूब चैनल्स पर आपने इस पुस्तक को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं और विमर्श सुने होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, आगे आने वाले एपिसोड्स में स्नेक्स इन द गेंजीज के बारे में भी जरूर बात करेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए, ये पूरा एजेंडा किस तरीके से चलता है ये समझने के लिए ब्रेकिंग इंडिया पार्ट 1 समझना बहुत जरूरी है। इसके जो मूल विचार है, इसके जो मूल तर्क है। तो दोस्तों, पुस्तक के बारे में बात करने से पहले मैं राजीव मल्होत्रा जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। राजीव मल्होत्रा जी को मॉडर्न डे ऋषि मुनि भी कहा जाता है, और राजीव जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वैचारिक स्तर पर, यानी अकादमिक स्तर पर, तर्कों की शक्ति से वामपंथ का जो पूरा तंत्र है, लेफ्ट लिबरल का जो पूरा नेक्सस है, उसे चुनौती दी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आप देखेंगे कि वामपंथ का जो पूरा नेक्सस है, जो पूरा तंत्र है, ये विचारों के आधार पर, यानी तर्कों के स्तर पर ही चलता है। ये पूरी एक वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक द्वंद्व है। भारत में जिस प्रकार से वामपंथ का, लेफ्ट लिबरल का जहर फैलाया जाता है, आप देख सकते हैं कि भारतीय यूनिवर्सिटी से लेकर, विश्वविद्यालयों से लेकर, ये जो शुरू होता है, किस प्रकार से टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से, करिकुलम के माध्यम से ये वैचारिक जहर जो है इसको फैलाना शुरू किया जाता है। और तमाम तरीके की फैकल्टीज के माध्यम से, विशेष करके जो ह्यूमैनिटीज की फैकल्टीज होती हैं, उनमें तमाम तरीके की उल जलूल थ्योरीज बना के हिंदू धर्म के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ और भारत के खिलाफ ये जो जहर उगला जाता है, ये एक, जिसे कहते हैं कि इसमें विचारों को एक ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसको काउंटर करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अकादमिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर ही इसे काउंटर करें। और राष्ट्रवाद इस मामले में थोड़ा पीछे रहा है कि हमारे पास उतने, जिसको कह सकते हैं कि हमारे पास अपने उतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स नहीं रहे हैं जो कि बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल स्तर पर वामपंथ की इस लड़ाई को चुनौती दे, वामपंथ की इस विचारधारा को चुनौती दे। तो राजीव मल्होत्रा जी ने उस गैप को पूरा किया है, उस रिक्तता को पूरा किया है। और ऐसे बिरले इंसानों में से एक है राजीव मल्होत्रा जी, जिन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत ही अकादमिक पुस्तक लिखी है। तो पूरी पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें हर जगह तथ्य मौजूद है, हर बात फैक्ट से कही है, और कोई भी आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी इस पुस्तक में कि उन्होंने ऐसे ही हवा में कह दी। तो वामपंथियों के लिए भी इस पुस्तक को काउंटर करना है, उसको प्रोपेगेंडा घोषित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहां पर उन्होंने तथाकथित वामपंथी बुद्धिजीवियों की इस पुस्तक में जहां कहीं भी धज्जियां भी उड़ाई गई हैं, तो वहां पर ओरिजिनल सोर्सेज से, यानी उन्हीं की खुद की पुस्तकों से कोट करके उनकी विचारधारा को एक्सपोज किया गया है। 200 से भी ज्यादा पृष्ठों में तो रेफरेंसेस भरी पड़ी हैं, यानी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आखिर में 200 से भी ज्यादा पेजेस के रेफरेंसेस हैं। तो इस लेवल का शोध है इस किताब का। तो दोस्तों, ब्रेकिंग इंडिया का सार यही है कि भारत के विरुद्ध ये जो युद्ध छेड़ा गया है, ये वास्तविकता के धरातल पर नहीं, बल्कि एक बौद्धिक युद्ध छेड़ा गया है, विचारों के धरातल पर ये लड़ाई है, जिसमें बहुत सी आंतरिक इकाइयां और बाहर की इकाइयां मिलकर भारत को अंदरूनी रूप से कमजोर करने का, भारत में अंदरूनी स्तर पर विघटन उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। और ये प्रयास सिर्फ आज का ही नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, अंग्रेजों के शासनकाल से भी पहले, बल्कि तब से चला आ रहा है जब सबसे पहले यूरोपीय मिशनरियों ने, यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने भारत की धरती पर कदम रखा था। और पुस्तक में ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, पुस्तक का सार जो है, कि आज के समय में भी अगर आप तार जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आज के समय में हम जितनी भी बातें पाते हैं, जिन बातों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिन बातों को लेकर भारत को घसीटा जाता है, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो या फिर हमारे
समाज में, हिंदू समाज में जाति का, वर्ण का मुद्दा हो, ये जितने भी सभी मुद्दे हैं, माइनॉरिटीज, रिलीजियस फ्रीडम, तमाम जो मुद्दे जिनको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घसीटा जाता है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो राजनीति है और उसके पीछे जो नेक्सस है, पूरे फैक्ट्स के साथ वो आपको इस किताब में उसका इतिहास मिलेगा। और उसकी जड़ें, जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल के भी पहले जाती हैं, जब पहली बार यूरोपियन मिशनरियों का और जितने भी यूरोपियन एक्सप्लोरर्स थे, इनका भारत में आना जाना शुरू हुआ था, इनका भारत में आवागमन हुआ था। तो ब्रेकिंग इंडिया के पहले कुछ चैप्टर्स हमें विस्तार से इसी बात का इतिहास समझाते हैं कि किस प्रकार से 18वीं शताब्दी से ही भारत में जब यूरोपियन मिशनरीज का और एक्सप्लोरर्स का आवागमन शुरू हुआ था, तो इन लोगों ने अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, यानी खुद की संस्कृति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, वेदों के बारे में तमाम तरीके के मिथक स्थापित करने शुरू कर दिए। और सिर्फ भारत के ही बारे में नहीं, सिर्फ हमारी संस्कृति के बारे में नहीं, बल्कि जो अफ्रीकी संस्कृति है और जो वहाँ का जो धर्म था, वहाँ के जो धर्म थे, उनके बारे में भी इन्होंने तमाम तरीके के मिथक स्थापित करने शुरू कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल से भी पहले हो चुकी थी और ब्रिटिश शासनकाल में इस कॉलोनियल प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा तूल मिली। इस पुस्तक की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो हमें समझनी है वो ये है कि और पुस्तक के पहले कुछ चैप्टर्स में इसी बात पर लगातार डिस्कशन चलता है, फैक्ट्स के साथ आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से जो आर्य द्रविडियन थ्योरी है, जिसका जिक्र हम आज तक सुनते हैं और जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि उत्तर भारतीय जो है वो आर्य रेस के हैं और दक्षिण भारतीय द्रविडियन रेस के हैं, कि किस प्रकार से ये आर्य द्रविडियन थ्योरी एक पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसको, जैसा कि मैंने कहा, जो भारत में मिशनरीज जब आने शुरू हुए और जब भारत में एक्सप्लोरर्स आने शुरू हुए, तब उन्होंने इस मनगढ़ंत थ्योरी को गढ़ा और फिर जितने भी यूरोपीय स्कॉलर्स भारत आते गए, उन्होंने इस थ्योरी में नई नई बातें जोड़कर या आर्य द्रविडियन थ्योरी को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन गई और जिनका दुरुपयोग आज तक होता है भारत में विघटनकारी स्थिति उत्पन्न करने के लिए और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक खाई पैदा करने के लिए और एक कृत्रिम विभाजन रेखा की स्थापना करने के लिए। तो ब्रिटिश काल में भी इस आर्य द्रविडियन थ्योरी को और भी तूल दी गई और फिर आज तक हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे जितने भी विघटनकारी तत्व उत्पन्न हुए हैं, कहीं ना कहीं आर्य द्रविडियन थ्योरी से इस पूरी बात के जो है वो लिंक्स जुड़ते हैं, वो तार जुड़ते हैं कि दक्षिण भारतीयों के मन में उत्तर भारतीयों के लिए एक प्रकार से घृणा पैदा करना, नफरत पैदा करना कि उत्तर भारतीय जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, आर्य रेस के मानते हैं और ये गोरे चिट्टे लोग हैं, गौरवर्ण के लोग हैं, जबकि दक्षिण भारतीय जो हैं वो द्रविडियन रेस से ताल्लुक रखते हैं, द्रविडियन रेस को बिलोंग करते हैं और ये गैर श्वेत वर्ण के लोग हैं, इनके जो नैन नक्श हैं वो भी अफ्रीकी लोगों से मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मूर्खतापूर्ण और बेसिर पैर की बातें फैलाई गई, लेकिन इन्हीं बातों के आधार पर दक्षिण भारतीय संस्कृति को उत्तर भारतीय संस्कृति से, लेकिन उससे भी जरूरी बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात कि दक्षिण भारतीय संस्कृति को हिंदू धर्म से और हिंदुइज्म से अलग थलग करने की चेष्टा की गई, जो आज भी जारी है। और इससे दूसरी महत्वपूर्ण बात पर हम आते हैं कि ये जो नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, दक्षिण और उत्तर डिवाइड आर्य द्रविडियन थ्योरी के आधार पर किया गया, इसका दुरुपयोग मिशनरियों द्वारा दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के लिए, क्रिश्चियन कन्वर्जन्स को उकसाने के लिए, को अंजाम देने के लिए, कन्वर्जन्स के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किया गया। और इस थ्योरी का दुरुपयोग कन्वर्जन्स की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आज भी जारी है। विशेषकर कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु में ये सबसे ज्यादा हुआ और आर्य द्रविडियन थ्योरी का सबसे ज्यादा प्रभाव अब तमिलनाडु पर देखते हैं और तमिलनाडु में सबसे बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर क्रिश्चियन कन्वर्जन्स हुए और बहुत से जो रैडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ विष उगलते हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि आजकल के समय में भी तमिलनाडु में सक्रिय है। तो तमिलनाडु इस प्रकार से ये आर्य द्रविडियन थ्योरी की जो कॉन्स्पिरेसी है इसका गढ़ बना। और यही नहीं, मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म की, खुद की संस्कृति को हमारे ही धर्म के विरोध में खड़े करने की चेष्टा की। यानी तमिलनाडु के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वहाँ का जो संगम लिटरेचर है, जो संगम साहित्य है और उनकी जो प्राचीन संस्कृति है जो कि हिंदू धर्म से ही जुड़ी हुई है, मिशनरियों ने अपने लिटरेचर से
ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि ये जो साहित्य है ये द्रविडियन साहित्य है, ये द्रविडियन संस्कृति है और इसका हिंदू धर्म की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि दक्षिण भारतीय लोगों को इस प्रकार से बरगलाया गया है उस लिटरेचर के द्वारा, मिशनरीज के लिटरेचर के द्वारा, कि उत्तर भारतीय जो लोग हैं या फिर जो हिंदू धर्म है वो तुम्हारा शत्रु है और तुम्हारी साहित्य का, तुम्हारी स्क्रिप्चर्स का, लिटरेचर का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये कॉन्स्पिरेसी खेली गई और जितने भी दक्षिण भारतीय की जो भी संस्कृति है दक्षिण भारत की, चाहे वो कला हो, कला के रूप हो, या फिर चाहे वो विजुअल आर्ट्स हो, यहाँ तक कि नृत्य कला, भरतनाट्यम जैसी नृत्य कला को भी उसके जो हिंदू रूट्स हैं, उसकी जो हिंदू जड़ें, उसकी हिंदू जड़ों से काटने की कोशिश की गई और बहुत से दक्षिण भारतीय आर्ट फॉर्म्स को एक सेक्युलर जामा पहनाने की कोशिश की गई। और ये कोशिश, जैसा कि मैंने कहा, ये सारी लड़ाई जो वामपंथ लेफ्ट लिबरल खेलता है, ये विचारों के स्तर पर है। तो ये जो वैचारिक द्वंद्व है जिसमें तमाम तरीके की थ्योरीज बनाई जाती है, ये आज तक दक्षिण भारत में चला आ रहा है। इसका दूसरा पहलू ये भी है, और इससे भी ज्यादा खतरनाक पहलू है, कि न सिर्फ दक्षिण भारत की संस्कृति को, वहां का जो साहित्य है, जो संगम साहित्य, संगम लिटरेचर, जो क्लासिक्स है, न ही सिर्फ उनको हिंदू धर्म से अलग थलग दिखाने की चेष्टा की गई, बल्कि उनको जबरन ईसाई धर्म से भी जोड़ा गया। तो इसको लेकर भी मिशनरीज ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु का जो भी प्राचीन साहित्य था और जो भी उनके प्राचीन धर्म ग्रंथ थे, जो भी उनकी प्राचीन मान्यताएं थी, सबको जबरन ईसाई धर्म की मिथ से, ईसाई धर्म की स्टोरीज से जोड़ने का प्रयास किया गया और उसको लेकर बहुत ही वृहद स्तर पर प्रोपेगेंडा का कार्य किया गया, जो कि आज भी जारी है। मैं आपको पुस्तक से ही, इस पुस्तक के चैप्टर 8 से ही एक कुछ लाइनें पढ़ के सुनाऊंगी, जिससे आपको ये बात और भी अच्छे से समझ में आएगी। A series of processes in South India has started to assimilate Hinduism into Christian history and dogma. It uses a version of Dravidian history according to which St. Thomas came to India and that the Tamil classics were composed under his Christian influence. The allegation is that these classics are not Hindu, but rather a form of Christianity that is distinctly South Indian. The Tamil classics, it is asserted, should be actively called Dravidian Christianity. In this manner, the Dravidian movement and Christian evangelism collaborate to undermine a common enemy. From chapter 8, Digesting Hinduism into Dravidian Christianity. तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खतरनाक षड्यंत्र है और किस प्रकार से राजीव मल्होत्रा जी ने इन पंक्तियों में समझाया है कि इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई कि जो संगम क्लासिक्स हैं तमिलनाडु की, वो उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जब सेंट थॉमस ने अवतार लिया भारत की धरती पर, तब उनके अंतर्गत उनके सामने संगम क्लासिक्स बनाई गई, कंपोज की गई। तो इस प्रकार से एक तीर दो निशाने किए मिशनरीज ने। एक तो हिंदू धर्म के विरुद्ध घृणा फैलाई वहां के लोगों में, धर्मांतरण के लिए दक्षिण भारत के लोगों में, और दूसरी बात कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को, जैसा कि मैंने कहा, जबरन ईसाई धर्म से जोड़ा, उनको अप्रोप्रिएट किया क्रिश्चियनिटी के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़े स्तर पर क्रिश्चियन कन्वर्जन हो, धर्मांतरण हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लोग अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को नहीं छोड़ना चाहते, तो आप कह देते हैं कि ये तो तुम्हारी खुद की मान्यताएं हैं नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक तो किसी दूसरे धर्म से है। तो इसके अब दो पहलू हैं। पहला तो जैसा कि मैंने कहा कि आर्य द्रविडियन थ्योरी का दुरुपयोग किया गया दक्षिण भारत में धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए, ईसाई धर्मांतरण को बढ़ावा देने के, लोगों में हिंदू धर्म के प्रति घृणा पैदा करने के लिए। दूसरा ये है कि इसके माध्यम से विशेष करके दलितों को टारगेट किया गया, दलितों को निशाना बनाया गया और दलितों को, दक्षिण भारत के दलित समाज को हिंदुओं के विरोध में खड़ा कर दिया गया, और जिससे नहीं सिर्फ धर्मांतरण को बढ़ावा मिला, बल्कि एक पूरा मोर्चा भी बना हिंदू विरोधी एक्टिविटीज के लिए। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए इस किताब में फैक्ट्स के साथ, जैसे कि दलित क्रिश्चियन नेटवर्क नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे ख्याल में आज भी सक्रिय है, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो नाम दिए गए हैं, बाकायदा इनका पूरा इतिहास दिया गया है। आप पुस्तक में ये सब डिटेल में पढ़ सकते हैं, और आप गूगल पे इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम अगर गूगल करेंगे तो आपको बाकायदा इनकी वेबसाइट्स मिलेंगी और इनके क्या क्या कारनामे हैं, सब कुछ आप गूगल पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार की रिसर्च इस किताब में। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से रैडिकल इस प्रकार से दलित ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं भारत में मिशनरियों द्वारा सींचे गए, मिशनरियों ने जिनकी
परोक्ष तौर पर चर्च के द्वारा फंडिंग की गई और जो कि जिनका एजेंडा था कि भू राजनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना, यानी किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग करना, भारत विरोधी, हिंदुइज्म विरोधी अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग करना, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रकार की लॉबिंग करना, तमाम तरीके के इसमें किताब में फिर पूरा डिटेल में दिया गया है कि 2001 से लेकर 2011 तक भारत के खिलाफ, भारत के विरोध में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज में भी किस प्रकार के कमीशन बिठाए गए, कभी रिलीजियस फ्रीडम को लेकर तो कभी माइनॉरिटीज को लेकर, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों में घसीटा गया। तो इन सब चीजों को, इन सब कामों को अंजाम देने के लिए जो भारत में ही इन रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस की जो लॉबी है, जिसकी स्पॉन्सरशिप मिशनरीज कर रही थी, उसी लॉबी ने इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप डिटेल्स में, आपको इसमें सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, तमाम कॉन्फ्रेंसेस के, रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर, तमाम उन कॉन्फ्रेंसेस के नाम भी मिल जाएंगे जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को भारतीयों द्वारा ही घसीटा गया। तो ये इसका एक दूसरा पहलू है कि जितने भी ये स्कॉलर्स और तथाकथित बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स खड़े किए गए इन भारत विरोधी तत्वों के द्वारा, वामपंथ द्वारा, वो सिर्फ उनको काउंटर करना इसलिए भी मुश्किल हो गया क्योंकि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ खड़ा किया गया। और इन तथाकथित भारतीय एक्टिविस्ट्स का पूरा नाम, पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा ब्यौरा आपको नाम के साथ इस पुस्तक में मिल जाएगा कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों पर, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज में इन तथाकथित भारतीय स्कॉलर्स को जिसको कहते हैं कि फंडिंग मिली, और किस प्रकार से भारत विरोधी स्टडीज, हिंदुइज्म विरोधी स्टडीज, तमाम ऊल जलूल थ्योरीज हिंदुत्व को लेकर, हिंदुइज्म को लेकर बनाई गई, और इन भारतीय स्कॉलर्स का ही, तथाकथित भारतीय स्कॉलर्स का ही प्रयोग इस प्रोपेगेंडा के लिए किया गया। तो इसलिए इस चीज को काउंटर करना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये भारतीय ही लोग हैं, भारत के ही लोग हैं जो कि तमाम फोरम्स पे जाके अपनी देश की संस्कृति के खिलाफ, अपनी देश की संस्कृति के विरोध में बोलते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात जो आपको इस पुस्तक से पता चलती है वो ये है, और इस पे एक पूरा चैप्टर है अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बारे में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के बारे में, जहां पर इस प्रकार का भारत विरोधी एजेंडा खुलेआम पनपता है। और यहाँ के इंडोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, यहाँ के जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट्स है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें किस प्रकार से बड़ी ही चालाकी से पूरी डिस्कोर्स इस तरीके से गढ़ी जाती है कि हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को डिमोनाइज किया जाता है, इसे एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। और ये बहुत ही, अगर आप सोचते हैं कि ये एक बहुत ही मामूली सी बात है कि कुछ यूनिवर्सिटी से कुछ डिपार्टमेंट्स भी हो रहे हैं, तो इससे विश्व पर, वैश्विक स्तर पर क्या फर्क पड़े, लेकिन फर्क बिल्कुल पड़ता है क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं और ये जो थिंक टैंक्स हैं, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं और इनके तार जो हैं वो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े होते हैं। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज आप जो भी हिंदुत्व को लेकर माहौल देखते हैं कि किस प्रकार से हिंदुत्व को एक भगवा आतंकवाद के रूप में पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और हिंदुत्व की जो एक नकारात्मक छवि, आक्रामक छवि बनाई है पूरे विश्व में, और उसके बारे में जो भी नकारात्मक बातें की जाती हैं, उन सभी के जो तार हैं वो इसी अंतर्राष्ट्रीय लॉबी से जुड़ते हैं। अमेरिका की इन विश्वविद्यालयों में जो हिंदुइज्म के बारे में, हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, जो इस प्रकार की स्टडीज होती हैं, उसी का नतीजा है कि हिंदुत्व की आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी नकारात्मक छवि है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि इन सब बातों का वैश्विक स्तर पर फर्क नहीं पड़ता। और यही बहुत महत्वपूर्ण बात ये पुस्तक जो है वो रेखांकित करती है कि जो थिंक टैंक्स है, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये भू राजनीतिक स्तर पर भारत की कैसे छवि बिगाड़ी जाए, इन बातों का निर्धारण इन थिंक टैंक्स, इन अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज में होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जो राजीव मल्होत्रा जी ने पुस्तक में उजागर की है वो ये कि अमेरिका की जो राजनीति है वो किस प्रकार से चर्च पर आश्रित है, यानी चर्च की, ईसाई धर्म की कितनी इन्फ्लुएंस है अमेरिका की राजनीति पर। और कोई भी बात हवा में नहीं कही है, बल्कि बुश काल से लेकर ओबामा काल तक पूरे उदाहरण के साथ पुस्तक में, पूरे फैक्ट्स के साथ ये समझाया गया है कि चर्च कितना बड़ा स्टेक होल्डर है, कितना बड़ा प्लेयर है अमेरिका की राजनीति में। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके लिए, एक और महत्वपूर्ण बात याद रखने के लिए इसमें यह है कि जहां तक भारत का सवाल है तो वहां पे लेफ्ट विंग और राइट विंग जो है, यानी जो वामपंथ है वहां के, और जो
यूरोप और अमेरिका के दक्षिण पंथ हैं, एक्सट्रीम राइट विंग, वो दोनों मिलकर भारत के विरुद्ध भारत को आंतरिक रूप से कमजोर बनाने का काम करते हैं। क्योंकि चाहे वो लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, दोनों की मंशा, जहां तक भारत का सवाल है, एक ही है। तो आपको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हमें वामपंथ से सावधान रहना है, लेकिन राइट विंग, जो यूरोपीय राइट विंग है, अमेरिकी राइट विंग है, उससे हमें कोई खासा खतरा नहीं, उससे भी आपको उतना ही खतरा है। क्योंकि जहां तक एक्सट्रीम राइट विंग यूरोपीय या फिर अमेरिकी राइट विंग की बात आती है, तो इनके तार जाहिर सी बात है सीधे एक्सट्रीम क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं। तो जहां भारत की बात आती है, वहां भले ही इनके बीच कितनी आंतरिक मतभेद हो, वहां पे वेस्ट का वामपंथ और दक्षिण पंथ दोनों एक हो जाते हैं और दोनों एक साथ मिलके, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक साथ मिलके भारत को आंतरिक रूप से तोड़ने का काम करते हैं। बहुत सी बातें हैं किताब में। फिर एक एफ्रो दलित प्रोजेक्ट के बारे में भी एक चैप्टर है, जो कि एक नया प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से राजीव मल्होत्रा जी की ब्रेकिंग इंडिया की दूसरी किताब में इसका ज़्यादा जिक्र हुआ है और इसका ज़्यादा विवरण है, उसको विस्तार से समझाया गया है कि किस प्रकार से भारत में जो दलितों का इतिहास है, उसको ज़बरदस्ती अफ्रीकी लोगों का जो इतिहास है, यानी जो ब्लैक्स का इतिहास है, उनकी जो हिस्ट्री है, उससे ज़बरदस्ती जोड़ा गया है, ताकि फिर से हिंदू धर्म के खिलाफ एक कंबाइंड मोर्चा खड़ा किया जाए, ब्लैक्स और दलित्स का मिलके। तो ये एक ट्रेंड है कि जितनी भी दुनिया में दबाए सताए लोग हैं, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, सारे विश्व के सरबराह वर्ग की जो स्ट्रगल है, उनका जो अपना खुद का इतिहास है, उनके इतिहास को अनदेखा करके जबरन एक प्रोपोगंडा के तहत उसको हिंदू धर्म ने जो दलितों पर तथाकथित अत्याचार किया, उसको जबरन उससे जोड़ना। तो ये एक पैटर्न है कि सब स्ट्रगल्स को जबरदस्ती हिंदुओं में जो जाति है, जो वर्ण है, उससे जोड़ देना, ताकि पूरा विश्व जो है वो हिंदुइज्म के खिलाफ मोर्चा खोल के तैयार हो जाए। तो ये भी इस पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बहुत सी बातें हैं पुस्तक में, अगर बहुत से एपिसोड्स लग जाएंगे तो भी सारी बातें पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन संक्षिप्त में मैंने आपको बताने की कोशिश की। और आखिर में मेन पॉइंट्स जो हैं मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, जो मैंने इस दौरान आपको बताए अपने वक्तव्य में। पहला पॉइंट ब्रेकिंग इंडिया जो हाईलाइट करती है सबसे महत्वपूर्ण, वो ये है कि आर्य द्रविडियन थ्योरी, जिसके बारे में आप सुनते हैं, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और जो भारत में सबसे पहले मिशनरीज आए, यूरोपीय मिशनरीज या स्कॉलर्स आए, या फिर जो भी एक्सप्लोरर्स आए, उन्होंने इस थ्योरी को गढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे चल के ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई। और इसका दुरुपयोग दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच फूट डालने के लिए और दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के लिए इसका दुरुपयोग हुआ। और आज भी आर्य द्रविडियन थ्योरी का दुरुपयोग भारत के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, भारत में फूट डालने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग करने के लिए किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने कहा कि जहां तक भारत की बात आती है, तो वामपंथ और दक्षिण पंथ, लेफ्ट विंग और राइट विंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं, जो यूरोपियन और अमेरिकन हैं, वो दोनों एक हो जाते हैं और दोनों का मकसद एक ही है, भारत को आंतरिक रूप से तोड़ना। तो हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हमें उनके राइट विंग से कोई खतरा नहीं है, सिर्फ लेफ्ट विंग से खतरा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के विरोध में जो अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग होती है, तमाम तरीके की कॉन्फ्रेंसेस में, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक जो भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, उसमें भारत के खुद के लोगों को ही अपने देश के विरोध में, अपनी देश की संस्कृति में के खिलाफ खड़ा किया जाता है। और तमाम तरीके के स्कॉलर्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं भारत में भी सक्रिय हैं। चौथी बात यह कि जैसा कि मैंने कहा कि जो अमेरिका की राजनीति है, उसमें चर्च की कितनी दखलंदाजी है, ये इस किताब में तथ्यों के द्वारा समझाया गया कि किस प्रकार चर्च जो है वो अमेरिका की पॉलिटिक्स को, उसकी राजनीति को कंट्रोल करता है। और पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक में ये समझाई गई है कि किस प्रकार से आर्य द्रविडियन थ्योरी का दुरुपयोग किया गया और किस प्रकार से दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में खास करके, वहाँ की जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी जो हिंदू कला है और जितनी भी हमारी संस्कृति है, हमारा साहित्य है, दक्षिण भारत में उसको हिंदू धर्म से अलग थलग दिखाने का प्रयास किया और उसको जबरन ईसाई धर्म की मान्यताओं से भी जोड़ा गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगी ब्रेकिंग इंडिया के पार्ट 2 के बारे में, जब मैं ब्रेकिंग इंडिया की जो दूसरी पुस्तक है स्नेक्स इन द गेंजीज, उसके बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।